नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एडिवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। टुडे इज 14 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक एट द आर्टिकल which we are going to discuss. The most important article which we are going to discuss is today is related to Chinese try to change LAC status quo. राजनाथ सिंह यहाँ पे कहते हैं, और ये वैसे इस न्यूज़ को डिटेल्स में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमारे कवर किया हुआ है। कल के ही लेक्चर्स में मैंने चीज़ बताई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इस पूरे मसले को समझ सकते हैं। क्लियर, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो वहां से आप इसको जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप आपको करना सिंपल से होगा कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दी गई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस नाम को टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस सब कुछ मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, @news_news_analysis। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश_द्विवेदी_। यहाँ पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम, सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सिंपली यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आज के लेक्चर में आज हम सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे की ओर जाते हैं। देखिए, हेलो, अकेले हो? बहुत। दोस्ती करोगे? क्यों नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ यहाँ पे। आप लोगों को भी इस मामले से सतर्क रहना है, ध्यान में रहना है। देखिए, ये आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी, एक वेब सीरीज आई थी जमतारा मूवी, ये आप लोगों ने देखी ही होगी, सबका नंबर आएगा, है ना। तो इस मूवी के अंदर बताया जाता है ये एक्चुअल में सचमुच में ये चीजें हुई हैं, है ना। क्या हुआ था, फ्रॉड होते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉल आते थे, उसके तहत फ्रॉड होता था, फिर सिम मतलब एक तरीके से पैसा निकल जाता था बैंक अकाउंट में से। कोई लिंक आ गई आपके मोबाइल में, आपने क्लिक कर दिया और आपका पैसा कट गया, है ना। इस तरीके से वेरियस फ्रॉड यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब सिम स्वैप फ्रॉड क्या है, एक नया फ्रॉड निकल के आया है यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड, 50 लाख रुपए की फिरौती ली गई है। एक तो फिरौती नहीं कह सकते हैं, फ्रॉड हुआ एक तरीके से। किसके साथ? एक फ्रॉड हुआ यहाँ पे एक आदमी के साथ जो कि दिल्ली का रहने वाला है। इसने बताया कि साउथ दिल्ली का बेस्ड एक बिजनेसमैन है, डब्ड विद मोर देन 50 लाख बाय सम अननोन स्कैमर्स, अ सीरीज ऑफ मिस्ड कॉल। इसके पास क्या होता है, एक मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल आना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर ये क्या करता है, कुछ ये कॉल को उठा लेता है जब इतने सारे मिस कॉल रहते हैं। तो जब ये जैसे ही कॉल उठाता है तो कॉल के अंदर कुछ बताता नहीं है, कुछ बोला नहीं जाता है, अरे एकदम से पता नहीं क्या होता है, और वो देखता है कि उसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, मतलब उसके बहुत सारे पैसे कट गए। भाई आप खुद सोचिए क्या हो रहा है। ये ओटीपी कोई भी शेयर नहीं, पुलिस ने बोला कि ओटीपी शेयर मत करना, पर्सनल डिटेल मत शेयर करनी, ये कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कॉल आया, उसने रिसीव किया, वहां पे रिसीव किया तो सामने से किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, और उसके देखने को मिला कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन उसके बैंक अकाउंट से हो गया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। साइबर क्राइम यूनिट ने इसको दर्ज किया मामले को और इसके ऊपर तहकीकात स्टार्ट करी। इनिशियल इंक्वायरी से ये सजेशन मिला, इनिशियल इंक्वायरी ने सजेस्ट किया कि जो विक्टिम वाज आर डब्ड यूजिंग द सिम स्वैप टेक्निक। एक ये सिम स्वैप टेक्निक क्या होता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सिम स्वैप टेक्निक इज अ टाइप ऑफ अकाउंट टेक ओवर फ्रॉड इन विच क्रिमिनल्स गेन एक्सेस टू विक्टिम फोन। तो क्या हो जाएगा, विक्टिम का जो फोन है, सब पर्टिकुलर फोन है, उसके ऊपर उसका एसेस हो जाएगा, वो उसको
प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। कॉलिंग के थ्रू या किसी के थ्रू वो उसको क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, उस पूरे मोबाइल को हैक कर लेगा। फिर आपके कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, वो कितना भी पैसा आपका निकाला जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो है जनरली टारगेट करते हैं फेक मेल्स की वजह से। आप लोग देखते होंगे ना, फेक मेल्स आईडी वगैरह आती है, आप कहीं पे भी अपना नंबर डाल देते हैं, है ना, कहीं पे भी ये चीज़ करते हो। ये चीज़ें आपको नहीं करना है ना। फेक टेक्स्ट मैसेजेस जो आते हैं, इनमें आपको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। क्लियर? तो ये लोग फेक आईडी ये सब बता के ये ट्रिक का यूज करके करते हैं। तो ये इस सब से भी आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सिम दे कैन गेट वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वगैरह किसी से शेयर नहीं करना है। ध्यान से इस बात को सुनना है। जमतारा की बात करता हूं। जमतारा कहाँ पे? ये झारखंड के अंदर है। ये देखिए, इंडिया के अंदर ये झारखंड हो गया। ये झारखंड को मैंने बिग करके दिखाया, बड़ा करके, और झारखंड के अंदर ये एक जमतारा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप जमतारा को देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपसे बोलूंगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू एडिटोरियल सेक्शन। ये जो पहला आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, जुडिशियरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए मतलब कंटेक्स्ट लेके आ गया हूं, है ना। यहाँ पे तो बताया गया कि इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। यहाँ पे ये बोला गया है कि इस आर्टिकल के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, इसको जस्ट रीड करेंगे, तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बोला गया फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एंड मद्रास हाई कोर्ट के, एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अजीत प्रकाश शाह जी ये कहते हैं। अब अजीत प्रकाश शाह जी क्या कहते हैं? प्रकाश शाह जी कहते हैं कि कुछ केसेस का वर्णन करते हैं, ये कुछ केसेस के बारे में बताते हैं। फिर ये बोलते हैं कि जो जुडिशरी है वो थोड़ा सा अलग है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ना कर सके। ऐसा ना हो कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं, तो हम कोलिजियम सिस्टम को प्रॉपर तरीके से देखेंगे अभी। ये कहते हैं कि अगर कोलिजियम सिस्टम ना होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करेगी, और फिर वो पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास बहुत तेजी से कंसंट्रेट हो जाएगा। इनका ये चीज कहना है। तो ये इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें बात करी, ठीक है। हाँ, बोलते हैं ये कि ऐसा नहीं है कि बुरा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन एनजेएसी एक्ट आने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कुछ अलग अलग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जैसे कि दीपक मिश्रा, है ना, टू द टेन्योर नोटेबल जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, तो जुडिशियली हैज रिमेन पैसिव एंड सबमिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो उन्होंने ये सारी चीजें बोले। लास्ट 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे कि एन.बी. रामना, यू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़, द कोर्ट इज बीइंग मोर असर्टिव एंड स्पीकिंग नॉन अलाइनमेंट एंड कॉन्फिडेंट वॉइस। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन्होंने मतलब वो अलाइन नहीं हो रहे हैं एनजेएसी के प्रति, ठीक है, वो उस चीज को सही मान नहीं रहे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर इनके हाथ में चला गया तो पावर प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट कर लेंगे और फिर उसका दुरुपयोग देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वॉज नॉन नेगोशिएबल, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं। ये किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर वॉज unambiguously that appointments should have no political pressure and consideration। सीधे सीधे इन्होंने बोला, but that consultation with a person who are well qualified to give the proper advice। सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं जो कि well qualified हो। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की, है ना, जो एक्चुअल में जिसके पास नॉलेज है, जो एक्चुअल, ऐसा नहीं पॉलिटिकल प्रेशर में आके आप किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया या किसी को भी कुछ बना दिया, किसी का भी प्रमोशन कर दिया, ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो बात चल रही है, ज़्यादातर इसी की बात चलती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मैं बात करता हूं, तो अब हम इसके सारे पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद आज आपको कभी भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले 14th लॉ कमीशन ने बोला था 1958 के अंदर, क्या बोला? 1958 में सजेस्ट किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को,
किसने सजेस्ट किया था? 14 फाइनेंस कमीशन ने। याद रखना 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है। इसके अंदर बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देयर इज एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज डायरेक्टर सेंटर फ्रॉम, ये आपको याद रखना है। तो 1992 के केस में भी ये चीज बोली जाती है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। वैकेंसी कुड बी फिल्ड इजीली। अब इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देख लीजिए कि वैकेंसी को इजीली फिल किया जा सकता है, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इफिशिएंट जुडिशरी हो जाएगी, पेंडेंसी ऑफ द केसेस डिक्रीज होने लगेंगे। जब कैसे डिक्रीज होंगे? जब समय समय पे भर्तियां होती रहेंगी, समय समय पे वैकेंसी जो है खाली नहीं रहेगी, भर्ती रहेगी, है ना, और प्रॉपर वे में सारी चीजें चलेंगी, तो ये होगा ये पॉइंट, ये चीज याद रखनी है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन जुडिशरी जो है वाइडर हो जाएगा, तो वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन तेजी से बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी सिलेक्शन में। अभी क्या हो रहा है, कोलिजियम सिस्टम किस प्रकार से हो रहा है, क्या रूल से हो रहा है, जज को अपॉइंट कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक जज जो है दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है सीनियरिटी के बेसिस में, किस बेसिस में, ये किसी को कुछ मतलब एक तरीके से अभी बस ऐसे ही चल रहा है ना, तो इसके पीछे कोई रीजन कोई लॉजिक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी इसके अगर ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आता है, जैसे कि हमारा है ना ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सिविल सर्विस है ना, ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, है ना, इनका एग्जाम होता है ना, उसी बेसिस में जुडिशरी के भी एग्जाम करवाने की बात कर रही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, है ना, तो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी सिलेक्शन में, करप्शन नेपोटिज्म जो है डिक्रीज हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि करप्शन तेजी से बढ़ जाता है, नेपोटिज्म तेजी से बढ़ जाता है ना, इसकी करुण मतलब आप देख सकते हैं, पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें जो हैं हो रही हैं। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। क्रिटिसिज्म क्या देते हैं, स्टेट लैंग्वेज और कल्चर का थोड़ा बेरियर देखने को मिलता है, इफेक्ट फेडरलिज्म को इफेक्ट कर देगा ये। प्रमोट मे बी फियर अर्बन, इंग्लिश स्पीकिंग में फियर पैदा कर देगा कि जो अर्बन क्लास के लोग हैं वो यहाँ पे शायद ना पाए, है ना, प्रमोट मे बी फियर, ठीक, अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग, सॉरी जो रूरल एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनका ना मिल पाए। सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे क्या होगा, कौन अपॉइंटमेंट करेगा, फिर एग्जीक्यूटिव करेगी, तो सेपरेशन ऑफ पावर खतरे में आ सकती है। आप लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं कि इमीडिएट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, टू गिव द इंसेंटिव टू हाई कोर्ट एंड स्टेट टू अपॉइंट मोर नंबर ऑफ जजेस। आप पहले तो सबसे पहले क्या करिए, नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाइए, पहला पॉइंट। इमीडिएट सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं देयर कुड बी ए सम पोस्ट फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड सम पोस्ट फॉर द स्टेट बेस्ड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे दो तरीके निकाले कि प्रॉपर तरीके से आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी मत रखिए, ये पूरी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में डिपेंड होगा, आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी बैठाइए, आप स्टेट बेस्ड अपॉइंटमेंट भी बैठाइए, स्टेट बेस्ड अपॉइंटमेंट, है ना, तो आप इसको भी अपना सकते हैं, बीच का रास्ता, है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि मिडिल पाथ, तो उस मिडिल पाथ में आपको चलना है, तो ये इस चीज के अंदर बताया जा रहा है, तो ये दोनों को साथ में लेके चलना है, तो ये एक बहुत ही बेटर कंक्लूजन हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म मेजर है। क्लियर, चलिए, आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें आपको। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, जो एक छोटा सा आर्टिकल एक है इंटरिम रिलीफ। अब इसके अंदर क्या बात किया गया है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट की बात करी गई है उस कॉन्सेप्ट को मैं बस आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की गई है, और अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की गई है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये रहा हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना, मैं और जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पे बस कहानी डिस्कस की गई है कि यार कैसे बढ़ा कैसे घटा क्या होगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। हाँ, यूपीएससी ये पूछेगा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। कोई भी एग्जामिनर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड द कोर इन्फ्लेशन, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से कैलकुलेट किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। क्लियर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मैं इजीली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, खाली पेज मिल जाए थोड़ा सा, चलिए यहीं पे समझाता हूँ आपको, है ना।
इसको मैं मिटा देता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए अब देखिए यहां पे एक है हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक है हमारे पास कैसा, कोर इन्फ्लेशन। ये दोनों में अंतर समझ जाएंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब आज के बाद आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी इजीली मैं यहां पे समझा दूंगा आपको। अब जब हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसको सब पहले तो ये सीपीआई के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को मैं सीधे सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, द ऑल आइटम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल अर्बन कंज्यूमर फॉर द, यहां पे ऐसा कह सकते हैं, यहां पे है ना। तो और क्या कह सकते हैं इसके अंदर, क्या, जैसे कि फूड, मतलब यहां पे ऑल आइटम सभी के सभी आइटम्स यहां पे इंक्लूड है, जैसे कि फूड, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और भी ले लीजिए कुछ एनर्जी सेक्टर्स के चीजें लिख लीजिए। मोर वोलेटाइल, यहां पे ये क्या होता है, मोर वोलेटाइल होता है, सबसे ज्यादा ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। मोर वोलेटाइल का क्या मतलब है, मोर वोलेटाइल का मतलब ये बदलता रहता है ना, यहां से वहां ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। टोटल इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी, हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में, इज एन टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। अगर कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। सभी आइटम कंक्लूड होते हैं, एनर्जी सेक्टर ले लीजिए, ठीक है, रॉ मटेरियल ले लीजिए, ईटीसी लिख लेता हूं, सभी के सभी एटसेट्रा, सभी के सभी इसमें आइटम आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, चेंज बहुत जल्दी होता है ये, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर इन्फ्लेशन इज the headline inflation less than the inflation contributed by the volatile commodities such as the food, energy, etc. ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन इज व्हाट, हेडलाइन इन्फ्लेशन। दोनों में रिलेशन भी बता दूंगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये कोर चीजों को देखता है ना, ये लेस वोलेटाइल होता है, मतलब जल्दी तेजी से नहीं बदलता है। और जो मोर वोलेटाइल आइटम्स हैं उन्हें ये इंक्लूड नहीं करता। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे सिंपली शब्दों में देखिए आप कि हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस जो मोर वोलेटाइल कंपाउंड है, इसको जब अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। जैसे कि फूड माइनस कर दीजिए, जैसे कि एनर्जी सेक्टर। अब देखेंगे ना, सब्जियों के भाव हर दिन बदलते रहते हैं, ये चीज आप लोगों ने समझी होगी, देखी होगी, है ना। खाना का भाव क्या होता है, हर दिन बदलता रहता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। एनर्जी सेक्टर में देखिए, पेट्रोल हर दिन ऊपर नीचे जाता रहता है, डीजल हर दिन ऊपर नीचे जाता रहता है। इसलिए जो हर दिन होता है, इसलिए इस इन्फ्लेशन को हम नहीं इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीजें आ जाती हैं, बट कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही आती हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया बात आपको। चलिए, आई होप क्लियर हो रही होंगी। अब कंजर्वेशन बिल की बात की गई है, अ कंजर्वेशन बिल दैट इंडेंजर फॉरेस्ट राइट। अब इस बिल के अंदर क्या बोला गया, उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं, है ना। वैसे तो ये एक्ट बन चुका है, तो हम इसको डिटेल्स में एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, जहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए छाड़ के रखा है, उससे आप देख सकते हैं। जैसे कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट जो हुआ है, द बिल अमेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये अमेंडमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। साथ ही साथ द बिल सीक्स टू इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है अंडर द लॉ। इम्प्लीमेंटेशन की फीचर्स इसके क्या क्या, जैसे रेशनलाइज शेड्यूल्स को रेशनलाइज कर दिया। पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब 6 से कितना कर दिया गया है, 4 शेड्यूल तक लेके आ गया है, ठीक है, इस बिल के तहत।
टोटल नंबर जैसे ही एक्ट बन जाता है, राष्ट्रपति की मोहर तो अब इसे मिली जाएगी, राष्ट्रपति की जैसी मोहर मिलती है, साइन करते हैं, वैसे एक्ट बनेगा। जैसे एक्ट बनेगा हम डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर वेरियस आर्टिकल आने वाले हैं फ्यूचर में, है ना। इसके क्रिटिसिज्म देखेंगे, है ना, इसके पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, इंट्रो देखेंगे, सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 1 फॉर द ग्रेटर प्रोटेक्शन लेवल। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल थे उसको 2 पार्ट्स में कर दिया गया है, जैसे 6 से 4 कर दिया गया, तो जो प्रोटेक्शन एनिमल्स को मिला था उसमें 2 पार्ट में, एक को ग्रेटर प्रोटेक्शन दे दिया गया है ना, कैटेगरी बना के दी गई है, और एक को लेसर प्रोटेक्शन की कैटेगरी बना दी गई, तो एक ग्रेटर हो गया, एक लेसर हो गया, तो इस तरीके से कर दिया है। रिमूव द शेड्यूल फॉर द वर्मिंग स्पीसीज के लिए शेड्यूल हटा दिया गया है, और इंसर्ट अ न्यू शेड्यूल फॉर द स्पीसीज स्पेसमैन लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर साइड शेड्यूल स्पीसीज के अंदर, तो एक नया शेड्यूल भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के लिए भी अलग से चीज बनाई गई है। द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करने की ताकत देता है। ये बिल क्या करता है, रेगुलेट करने की ताकत देता है, और प्रोहिबिट द इंपोर्ट, ट्रेड, पोजीशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, उन सब के ऊपर रोकथाम लगाता है। एलियन स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज को एलियन स्पीसीज कहते हैं जो बाहर से आते हैं। ऐसे स्पीसीज जो एंडेमिक नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक मतलब वहां के रहवासी नहीं है। सपोज आप कहाँ रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में रहने वाले लोग क्या हो गए, एंडेमिक हो गए इंडिया में, है ना। इंडिया में कोई पेड़ पौधा जो सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, या कोई भी यहाँ पे जानवर पाया जाता है तो वो यहाँ होगा। ऐसा जानवर जो इंडिया में आज तक कभी पाया ही नहीं गया, ऐसा पेड़ जो इंडिया में कभी आज तक पाया ही नहीं गया है, वो बाहर से किसी दूसरी कंट्री से लेके आते हैं और इंडिया में प्लांट कर देते हैं या इंडिया में रखते हैं उसको। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर दे अपने इन्वायरमेंट में, किसी और चीज को नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। चलिए, ऑब्लिगेशन अंडर द साइट द बिल प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी यहाँ पे, विच ग्रांट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट टू द ट्रेड्स ऑफ स्पाइसमेंस, है ना। तो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी जो इन सब पॉइंट्स को देख रेख करेगी, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। सेकंड नंबर पे साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएगी, विच गिव्स द एडवाइस ऑन एस्पेक्ट ऑफ द रिलेटेड टू इम्पैक्ट सर्वाइवल ऑफ स्पीसीजमैन बीइंग ट्रेडेड। जो ट्रेड हो रहा है, जिस सपोज कोई भी वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा का ट्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर जो एडवाइस होगा वो साइंटिफिक अथॉरिटी देगी, और प्रॉपर वे में लास्ट में जो ग्रांट्स देगा कि हाँ भाई चलो हमने इसको टिक कर दिया, वो कौन देगा, मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी। इशू क्या है, एक्सेप्शन मेड टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, है ना। कुछ एक इशू है कि एक्सेप्शन कर दिया गया कि अलाउ कर दिया गया कि ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। स्वीपिंग पावर गिवन बाय द सेंट्रल टू डिक्लेयर स्पीसीज एज अ वर्मिंग, तो ये पावर किसको दे दी गई है, स्वीपिंग पावर सेंट्रल को दे दी गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए आगे को चलते हैं, छोटी छोटी कुछ न्यूज। जैसे देखिए ये जो आर्टिकल है काफी बढ़िया आर्टिकल है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना। और इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालूंगा, और ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पॉइंट हो जाएगा, तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। इसका मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, वहां मैं आपसे इस चीज को डिस्कस करूंगा। देखिए आज बताइए कौन सा डे है, तो वर्ल्ड मंकी डे इज ऑब्जर्व ऑन 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर है आज, वर्ल्ड मंकी डे है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। छोटी छोटी न्यूज़ें हैं बट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हो जाती हैं। इंडिया मे बी द फर्स्ट टू होल्ड द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इंडिया यहां पे कहा जा रहा है कि मे बी द फर्स्ट टू होल्ड द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अ डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइड फॉर द सुटेबल मॉडल कंसोल्यूशन पेपर टू बी फ्लोटेड देयर आफ्टर टू रिकमेंड स्टेप टू ईज प्रोसेस फॉर द गवर्नमेंट परमिशन सीज चीफ वकीला। इंडिया पहला कंट्री बन सकता है ऑक्शन जो कि ऑक्शन करेगा स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर वेरियस आर्टिकल आने वाले टाइम में बहुत तेजी से आने वाले, तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ऑक्शन शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। तो ऑक्शन क्यों किया जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट सेक्टर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, ट्राई वर्किंग एज एन ऑक्शन मॉडल। ट्राई कैसे वर्किंग करेगा, ऑक्शन मॉडल की तरह ये वर्क करेगा। एप्लीकेंट्स
नीड टू परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से और स्पेस एंड टेली कम्युनिकेशन से यहाँ पे इनको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पहले परमिशन आपको लेना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, इन्फ्लेशन की तो बात हम कर ही चुके हैं, इन्फ्लेशन को तो हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं और इसको देख चुके हैं, है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक छोटा सा ये जो कॉलेजियम रिकमेंड द 5 जजेस टू द टॉप कोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम ने अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 5 जजेस को टॉप कोर्ट में प्रमोट किया है, मतलब एक तरीके से प्रमोट नहीं किया, अभी रिकमेंड किया है जो कि अब प्रमोट हो जाएंगे, है ना। रिकमेंडेशन नेम ऑफ द 5 जजेस अपॉइंटमेंट इन द टॉप कोर्ट एंड 3 फॉर द एलिवेशन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो कुछ जो 3 हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन जाएंगे और बाकी जो हैं जो हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस राजस्थान हाई कोर्ट के जजेस हो गए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। पंकज मित्तल का नाम यहाँ पे गया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल का नाम गया है। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी संजय कुमार जी का नाम और पटना हाई कोर्ट जस्टिस असनुद्दीन अमनुल्लाह का नाम गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी यहाँ पे गया है। सीनियरिटी बेसिस पे इनका नाम दिया गया। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर। उत्तराखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एज द CJ ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम तो याद नहीं रखना है, बट हाँ ये ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ है, छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। क्लियर। सभी इंपॉर्टेंट नीचे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल समय बर्बाद करूँ, 1-1 घंटे में लेके आऊँ लेक्चर, तो वो मैं नहीं करता हूँ, है ना। मेरा काम है कि फटाफट न्यूज़ को कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से विदा लेने से पहले, कई लोग यहाँ पे मुझसे बोल रहे थे कि सर पूरा PDF शेयर कीजिए। देखिए पूरा PDF जो है ना मैं एक्चुअल में शेयर नहीं कर सकता हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, वही बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें हो पाती हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है, अगर मैं पूरा PDF जो है शेयर करने लग जाऊँगा तो ये क्या होगा, द हिंदू वाले फिर ऑब्जेक्शन उठा लेंगे कि आप पूरा PDF जो है शेयर कर रहे हैं। देखिए लेकिन आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ पेजेस यहाँ पे कट हो जाते हैं, कुछ पेजेस को मैं हटा देता हूँ, तो मैं सिर्फ वही पेजेस हटाता हूँ जहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाले पेजेस हैं सबको तो मैं इंक्लूड करता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर कुछ न्यूज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ। जो पेजेस बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहता है, मैट्रिमोनियल साइट्स के वगैरह रहता है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पॉलिटिकल न्यूज़ रहती हैं, जो ऐसा रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं मर्डर हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, है ना। तो आपको ये समझना है कि जो भी है इतना ही है, इससे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इस बजाय कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा जितना बताया जा रहा है बस उतने में आपको क्या करना है, ध्यान देना है ना। ये बिकनी बानो केस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कितना डिटेल्स में, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो चीज़ें भी हाईलाइट कर देता हूँ जो आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपको जाना है, लेक्चर को PDF को डाउनलोड करना है और इसको अच्छे से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो कुछ हम उसका भी नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, एक छोटी सी हेल्प करनी है हमारी, आपको लेक्चर को शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जैसे ही इस लेक्चर की जो मतलब तरीके से हमारा चैनल एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो ज़रूर से हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। शाम का भी करंट अफेयर्स का प्लान चल रहा है ना, और अदर वेबसाइट से जैसे PIB वगैरह इन सब से भी प्लान चल रहा है, तो वो भी चीज़ें हम लेके आएंगे, है ना। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको फैला देना है। चलिए आपसे अभी विदा लेते हैं और कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।